इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एमएस सेल कॉर्पोरेशन। सभी तरह की गारमेंट, मास्क एवं पीपीई किट एसेसरीज जैसे इलास्टिक, बटन, लेस, गोटा, बेंच कॉर्ड आदि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए संपर्क करें। एमएस सेल कॉर्पोरेशन, गोविंदपुरी, नई दिल्ली। फोन नंबर है 9013666652। नमस्कार। छठे वैश्विक प्रकृति फिल्म महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में देश के जाने माने और विश्व के जाने माने जो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं, आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। श्री प्रोफेसर डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये कार्यक्रम आपके आशीर्वाद से शुरू हुआ था और आपका बीच में जब ये कार्यक्रम मावलंकर हॉल में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो आपका वहां दर्शन होते रहे। लेकिन आज क्योंकि कोरोना काल है और इस काल में बहुत कुछ बदला है, तो ये कार्यक्रम भी हमने डिजिटली शुरू किया है। तो स्थिति ये है कि हमने इसको डिजिटली शुरुआत कर दी है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में जो हमने शुरुआत की है, ये अलग तरीके से की है। इसमें वेबिनार और सेमिनारों का दौर चलेगा। 1008 सत्र इस पूरे वर्ष में हमें करने हैं और जो 3 से 5 चैनलों पर वेबकास्ट होते रहेंगे। और इसके अलावा 2021 में 2021 विद्वानों को इसमें लेना है और विद्वान जितनी अपनी बात इसमें रखते जाएंगे, हमारे समाज कल्याण की जो भी अच्छी बातें हो सकती हैं, उन सब विषयों को इसमें शामिल करने की हमारी योजना है। और आपके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम अवश्य हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके साथ में अगर हम कर रहे हैं तो इसका अर्थ है तो हम आगे सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे। जो आपका एक बहुत बड़ा मिशन है, जो आपने यूनिवर्सिटियों का एक फेडरेशन बनाया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है, उसके लिए हम चाहेंगे कि उसका भी सहयोग इसमें मिले और आपका भरपूर सहयोग इसमें मिलता रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्व मित्र परिवार द्वारा ये कार्यक्रम 373वां कार्यक्रम इस समय हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार निरंतर कार्यक्रम करते जा रहे हैं। और इस समय हम विश्व मित्र परिवार के 373वें सत्र में हैं और ये सत्र इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आज जो है वो छठा दिन है और इस समय पर 8वां सत्र ये चल रहा है इस वर्ष का 2021 का। अब हम विलंब ना करते हुए आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है कि कोरोना काल में जो डिजिटल शिक्षा का जो चलन शुरू हुआ है और डिजिटल वेबिनारों का जो चलन शुरू हुआ है, उनका इस समय पर क्या महत्व है और किस तरीके से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम इसको नियंत्रित करते हुए युवाओं को भी लाभ मिले, जितना भी समाज के जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि डिजिटल युग का लाभ घर घर तक पहुंचने का जो नारा था हमारी सरकारों का, वो पूरा हुआ है। और इस समय जो वर्तमान सरकार है, ये डिजिटल भारत के लिए बहुत बहुत ज्यादा चिंतित भी है और चाहती भी है। कोरोना काल में इसको बढ़ावा मिल गया स्वतः ही, और कोरोना काल में एक बहुत ही अच्छा काम भी हुआ और उसके लिए हम विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बुरा भी हुआ, क्योंकि बच्चों का खेल कूद का जो बैन लगा है, उससे उनके शारीरिक विकास पर और मानसिक विकास पर भी फर्क पड़ सकता है। आज इसी विषय पर वार्ता करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जानना चाहेंगे कि जो कोरोना काल है, ये किसी हद तक तो हमारे लिए आपदा है, लेकिन आपदा को अवसर में बदलना हम भारतीयों को अच्छे से आता है। तो आपका मंतव्य क्या है? आप किस तरीके से देखते हैं सर इस काल को? जी सर, स्वागत है आपका। भूत्यागी जी, आपने बड़ा अच्छा किया कि ऐसा टॉपिक रखा है कि कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा की महत्ता एक ऐसा विषय है जिस पर बात हमेशा करनी चाहिए। कारण यह है कि कैसे अवसर में इसको बदलना है। इस तरह माने आप, अगर जितने हमारे विद्यार्थी हैं जो स्कूल या कॉलेज में जो पूर्णकालिक शिक्षा है उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा अवसर है। उसके अलावा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, बल्कि मुफ्त में भी ये शिक्षा को पढ़ाई जा सकती है, जबकि फुल टाइम एजुकेशन में बहुत पैसा लगता है। अब इसको ये बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज का,
आपको जान के प्रसन्नता होगी कि हमारे कम से कम 1200 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हैं। अब भारतवर्ष में विश्वविद्यालयों की संख्या केवल 1200 ही है। तो इन 1200 विश्वविद्यालयों को अगर भारत सरकार ये आदेश दे दे कि आपको फुल टाइम एजुकेशन, पूर्णकालिक शिक्षा के लिए मान्यता दी गई है, आपको आदेश दिया जाता है कि आप ये जो वेब बेस्ड एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, उसे भी आप अनिवार्य कर दें, काम बन जाएगा। आपके जितने लोग हैं, चाहे वो 3 बरस के हो, 4 बरस के हो या बूढ़े हो, सबको शिक्षा दी जा सकती है। यहां तक कि जितने विद्यालय हैं, सभी विद्यालय जुड़ जाएंगे विश्वविद्यालय से इस काम के लिए। और उसके लिए हम भारतवर्ष में कम से कम भी तो 5 लाख केंद्र खोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे स्कूल हैं सब में हमारा एक केंद्र हो सकता है, ताकि हम केवल बीए एमए ही की पढ़ाई न करें, बल्कि ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं उन्हें हम साक्षरता ज्ञान दे सकते हैं। जो लोग साक्षर हैं केवल और आगे नहीं पढ़ना चाहते, उन्हें उत्तर साक्षरता यानी पोस्ट लिटरेसी और फंक्शनल लिटरेसी, कहने का मतलब उनको कोई इस तरह का वोकेशन हो, इस तरह कोई ट्रेड हो। जैसे आपको वृत्तिमूलक शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना वृत्तिमूलक शिक्षा के केवल बीए एमए और पीएचडी करने से कुछ नहीं होगा। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कोरोना काल में करोड़ों लोगों की नौकरी केवल भारतवर्ष में ही गई है। कम से कम 4 से 5 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। यह बड़ा दुखद विषय है और इसका असर तो बहुत ज्यादा हो रहा है परिवारों पर। कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया है, बहुत लोग बीमार हो गए हैं, काफी लोग पागल हो गए हैं। तो उनके लिए भी अवसर है कि अगर वो अपनी नौकरी खो चुके हैं, फिर भी उनसे एलाइड जो सब्जेक्ट है उसमें अगर वो प्रशिक्षण ले ले ऑनलाइन, बिना कुछ खर्च किए, बिना स्कूल कॉलेज में गए, बिना किसी ट्रेनिंग सेंटर में गए, और खासकर अगर उद्यमिता का प्रशिक्षण ले, नौकरी गई है, यह चुनौती है। लेकिन आपने कहा कि अवसर बदलना है, तो अवसर इस तरह होगा कि जो आज नौकरी खोए हैं, जो आज दुखी हैं, त्रस्त हैं, वे बाद में उद्यमी बनेंगे। उद्यमिता विकास का स्पेशल ट्रेनिंग, एक इस तरह का विशेष और प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो लोग भी इस मुख्य धारा से जुड़ जाएं। और जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे जितने भी ऐसे लोग जो उद्यमी बनना चाहते हैं, रोजगार सृजक बनना चाहते हैं, वो रोजगार याचन छोड़े। रोजगार याचन का कोई भविष्य नहीं है, रोजगार सृजन का ही भविष्य है। ये सब तभी होगा जब विश्वविद्यालयों को और विद्यालयों को कंपल्सरी कर दिया जाएगा। जहां तक स्कूल का सवाल है, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जितने भी महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं, उसमें एक गलती हो गई है भारत सरकार से। हमने लिखा था प्रधानमंत्री महोदय को कि आप 1200 विश्वविद्यालय को कंपल्सरी करिए, सभी को करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई केरल का विश्वविद्यालय है और दूसरा विश्वविद्यालय है मान लीजिए मुंबई में, और तीसरा विश्वविद्यालय है पोर्ट ब्लेयर में, और चौथा विश्वविद्यालय है पौंडीचेरी में। अगर इन 4 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन की मान्यता मिली है और बाकी 1196 विश्वविद्यालयों को चुनौती दी गई है, एक वार्निंग दे दी गई है, खबरदार आप नहीं कर सकते, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो यह जो लाल फीता स्याही है, ये भारतवर्ष से कब जाएगी पता नहीं। हम तो समझते थे कि कांग्रेस में होता है, लेकिन ये बीजेपी में भी हो रहा है। अपनी सरकार को की भी आलोचना मुझे करते हुए बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं। मैंने निशंक जी को कई बार कहा, ऑनलाइन जो वेबिनार होता है उसमें मैंने उनको बार बार कहा कि आपको जानता क्या है, आप चाहे तो उनकी फुल टाइम मान्यता नष्ट कर दीजिए। और अगर आप फुल टाइम दे रहे हैं, फुल टाइम एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि करो जो कबर नहीं करो, ऑनलाइन नहीं कर सकते आप। कारण यह है, पूर्व में ऑनलाइन एजुकेशन और पत्राचार शिक्षा के लिए बहुत सारा घूस लिया जाता था। मैं बड़े शर्म के साथ कहता हूं, घूस लिया जाता था। और अब घूस बंद, वही दिया, अब घूस तो बंद हो गया, लेकिन नियम नहीं बदला। सरकार को चाहिए कि पता करे क्यों घूस दिया जाता था, पकड़ा जाए। और अगर सरकार ने ईमानदारी बरती है तो अब कम से कम ये कहा जाए कि विश्वविद्यालय जिनको मान्यता मिली है भारत सरकार से, वो ऑनलाइन करे, ऑफलाइन करे, फुल टाइम करे या इंटीग्रल करे, दोनों को मिला के करे, हाइब्रिड करे,
पत्राचार से करें, किसी तरह करें, लेकिन लोगों को प्रशिक्षण दें। और प्रशिक्षण इसलिए भी दें कि जो नौकरियां जा रही हैं वो कैसे काम होगा। खेती के बारे में ले लीजिए, खेती के बारे में भी प्रशिक्षण आपके गांव में, मेरे गांव में मैंने तो कभी नहीं देखा है। भारत सरकार कहती है कि मेरा इतना लाख करोड़ बजट है कृषि पर, जी, राज्य सरकार भी करती है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे गांव में तो कभी कोई कृषि विभाग का कर्मचारी नहीं आया है। तो भाई खर्च क्या हो रहा है? ऑनलाइन शिक्षा बजट होनी चाहिए। जी, जितने एक्सपर्ट हमारे हैं वो सभी जाकर के जाए खेतों में और पर्याप्त प्रशिक्षण दे। तभी अभी जो किसानों का आंदोलन है, बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि आंदोलन चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? कम्युनिकेशन गैप है, सरकारी नीति है, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ इन सब नियमों को हटा देना चाहिए, कोई फायदा नहीं रखने से, बहुत हो गया। गलती हो जाती है, मान लीजिए कि अच्छा भी है, 5 साल के बाद ट्राई किया जाएगा। मैं जी, मानता हूं कि ये नियम अच्छा है। किसान नहीं चाह रहे हैं तो भूल जाइए, ये सब बातें हैं। और फिर से दूसरा सवाल करिए। जी। किसानों की बात तो ये है सर, किसान तो वहाँ बचे ही नहीं है, सारी बात मान ली गई है। अब तो वहाँ किसानों के नेता, किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग बचे हैं। तो किसानों की मांग तो पूरी हो गई है। तो अब राजनीति जिनको करनी है, जिनको हर बात में विरोधी ढूंढना है, जो सीए का विरोध कर रहे थे वही वहां लोग हैं। तो उनका तो विचार ही अलग तरह का है। और वो भोले भाले किसानों को ठक्कर झूठ बोलकर वहां ले आए थे। अब वो किसान जो समझ गए इनकी असलियतों को, तो वो तो वापस चले गए हैं सर। किसानों की बात मान ली है सरकार ने, जो भी गड़बड़ हो रही थी। अब बात ये है सर कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसका जो महत्व बड़ा है। आप गोवा में बैठे हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, और जो इसको ऑपरेट कर रहा है, मैं अपने घर पर हूँ इस समय और ये स्टूडियो कहीं और है। तो अर्थात डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हम सबको जोड़कर एकत्र कर दिया। या हेलो, बोलिए। क्या हो गया? हैंग कर गया है? मेरा नेटवर्क है, चक्कर। कैसे होगा? नेटवर्क रुक गया है क्या? उनका कोई सिस्टम में कुछ हो गया। दोबारा कर सकते हैं स्टार्ट? तुम कट कर दिया तो कर ही लेंगे, लेकिन जी त्यागी साहब बताइए। ये तकिया लो, फिर नीचे लगाओ तो क्या होगा? लगाओ तो अब ठीक हो गया ना? ठीक है। लाइव तो चलिए, हम्म लाइव चल। दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते? नहीं। ऑफर लॉट करो। दोबारा स्टार्ट कर ही सकते हैं। करके देखे। करो।
जी, हेलो। जी सर, संपर्क टूट गया था बीच में, आपको बात जारी रखनी थी बात, क्योंकि संपर्क नेटवर्क की तारीफ कर रहे थे तो नेटवर्क ने हमको परेशान कर दिया बीच में। कोई बात नहीं जी। जी, तो बात ये थी सर कि जो स्थितियां हैं वर्तमान में, जैसा आपने कहा कि विवेक विश्वविद्यालय को दे दी गई है मान्यता, 3-4 को दे दी गई है, बाकी सबको क्यों नहीं? क्योंकि सबका स्तर वही है, सबका स्टैंडर्ड वही है, सबके पास प्रोफेसर उसी तरह के हैं जो यूजीसी ने मान्यता जिस तरीके से दे रखी है। तो ये क्या कारण है, ऐसे कौन से कारण है और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि स्टूडेंट जो डिजिटली है, ठीक है, सीख सकते हैं घर बैठकर, लेकिन फिजिकली जो स्कूल में कॉलेज में जाकर जो बच्चे सीखते हैं, उसका किस तरीके से देखते हैं सर? वो असर किस तरह से पड़ेगा बच्चों पर? मैं बता रहा हूँ, होता यह है कि जी ये भारत सरकार और राज्य सरकारों की गलती है। जो नीति निर्धारक हैं उनका जमीन से वास्ता टूट जाता है। जी वो कोई सरकार की बुराई नहीं, होता ही ऐसा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। मैंने कितना पत्र लिखा, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, हमारे कहने पर ही ऑनलाइन अलाउ हुआ, लेकिन जब जी अफसरों ने देखा सब वो करते कि दुकान बंद हो जाएगी तो कुछ को कर दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए दक्षिण भारत का कोई विश्वविद्यालय है और जहां जी उत्तराखंड के बच्चों को पढ़ना है, आप बताइए, जी संभव ही नहीं है, हिंदी माध्यम से पढ़ाना होगा। तो ये गड़बड़ियां हैं, इसके चलते बहुत घाटा हो रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो इससे जो निजी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन शिक्षा दे रही हैं, जिनको जी कोई मान्यता नहीं है, उसको कोई रोक टोक भी नहीं। विश्वविद्यालय तो बिना मान्यता के नहीं कर पाएगा, लेकिन जो जी निजी संस्थाएं हैं वे बहुत पैसा लेकर के 2 महीना 4 महीने का प्रशिक्षण करती हैं, लेकिन वो उसके जी बदले में जो सर्टिफिकेट देती हैं वह तो एक कागज का टुकड़ा है। तो ऐसी जी हालत में पैसा भी खर्च हुआ, लोग प्रशिक्षित भी हो गए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। तो मेरा कहना है कि सरकार को यह चाहिए विश्वविद्यालयों को आदेशित करे, सरकार की जितने निजी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन के क्षेत्र में कमाल कर रही हैं, क्योंकि वे सॉफ्टवेयर बना करके और तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। अंतर एक विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय और वो निजी संस्थाएं आपस में जुड़ जाए और उन निजी संस्थाओं के माध्यम से इसका भूस्पर्शी कार्यक्रम हो, गांव गांव में शिक्षा जाए, ताकि लोगों को असली फायदा हो सके। इसीलिए आप कहते हैं कि कैसे अवसर बदलना है, अवसर नहीं होगा, दुख का पीरियड है। अगर ऐसा नहीं होता, कोरोना काल नहीं होता, तो शायद यह मौका नहीं मिलता हम लोगों को कि ऐसा प्रयोग करें और जो पूर्णकालीन शिक्षा है उसी पर जोर दिया जाता। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन जी अगर ये मौका आया है तो सरकार को भी आगे आना चाहिए और उनको मदद करनी। जी, बहुत अच्छी जी बात बताई सर आपने, क्योंकि ये विषय ही बहुत गंभीर है, विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है और विद्यार्थी किसी भी देश का भविष्य होता है। तो ये हमारे देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। विद्यार्थियों से जुड़ी हुई बातें इसलिए अच्छी हैं क्योंकि विद्यार्थी आज के समय में बहुत एडवांस है। वो ऑनलाइन पढ़ना भी सीख गया है, कोरोना काल में तो बिल्कुल ही सीख गया है। उससे पहले भी वो बाज नहीं आ रहा था, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में ऑनलाइन कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई वीडियो के द्वारा, कोई ना कोई फेसबुक, ट्विटर, सब पर विद्यार्थी जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। और इस समय पर कोरोना काल में डिजिटल युग को बहुत बढ़ावा भी मिला है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो मान्यताएं हैं, उसका जो अंदर का ढांचा है, वो वही पुरानी सरकारों का जो घूसखोरी वाला चल रहा था, उसको तोड़ना पड़ेगा और पारदर्शिता उसमें लानी पड़ेगी। अगर एक विश्वविद्यालय को आप मान्यता देते हैं तो दूसरे विश्वविद्यालयों का मानक भी वही है, उनको भी मान्यता आपको देनी चाहिए। इससे देश का भी भला होगा, युवाओं का भी भला होगा। और जो लोग पैसे जिनके पास नहीं है अपने बच्चों को कैंपस में भेजने के, वो बच्चे अगर घर से भी पढ़कर शिक्षा प्राप्त कर सकें तो ये हमारे राष्ट्र कल्याण का बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त होगा। सर एक बात और है, क्योंकि ये वैश्विक प्रकृति फिल्म महोत्सव है, तो शैक्षणिक फिल्में बनाना, शिक्षा पर आधारित प्रोजेक्ट और उस पर फिल्मों के द्वारा बच्चों को क्योंकि विजुअल करके दिखाना और उन फिल्मों के माध्यम से बच्चों को हम पढ़ाएं ठीक से, तो क्या इसका अच्छा असर पड़ेगा? क्योंकि किताबें पढ़ना और विजुअल के द्वारा पढ़ाना और पढ़ना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा प्रयोग हो सकता है और इस समय पर इसकी आवश्यकता है। जी सर। आप ठीक कह रहे हैं। जो इस तरह की शैक्षिक फिल्में बनाई जाएं, इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि विदेशों में ऐसा ही हो रहा है। भारत जी से हम पिछड़ गए हैं।
हालांकि भारत के वैज्ञानिक ज्यादा विद्वान है, लेकिन संसाधन की कमी है और पॉलिटिकल विल नहीं है। सरकारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति होने के बाद भी यह सब होता है। होना ही चाहिए कि जिस तरह की पढ़ाई है शैक्षिक फिल्मों के माध्यम से होना चाहिए, ताकि वो असल में देख सके। अगर कोई प्रायोगिक क्लास है, आप थ्योरी में ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पढ़ाते हैं और महीने में 2 दिन प्रैक्टिकल क्लास कराते हैं, उससे फायदा नहीं। जब पढ़ाई जा रही हो उसमें भी हो कि केमिस्ट्री का, फिजिक्स का या बॉटनी जूलॉजी का, या इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो किसी कलपुर्जे के बनावट मनावती का, या जो मेडिकल एजुकेशन है एमबीबीएस कर रहा है, होम्योपैथी कर रहा है, आयुर्वेद कर रहा है, यूनानी कर रहा है, सिद्धा कर रहा है, योग कर रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा कर रहा है, तो उनको अगर शैक्षिक फिल्मों की मदद दिखाया जाए बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं होगी। प्रशिक्षक अगर योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं वो गलती भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जब फिल्म बनेगी पहले से ही उनको बार बार कराकर, जैसे रीचेक होता है फिल्मों में, तो फिल्म बड़ी अच्छी बन जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इसको तो अनिवार्य कर देना चाहिए कि जो प्रायोगिक क्लासेस है या थ्योरी क्लासेस है उसमें इस तरह से बहुत मेहनत के साथ शैक्षिक फिल्मों का निर्माण होना चाहिए। जी, और उससे गरीब लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। और सर उसी में हमारा जो योजना है वो ये है कि उसी विषय के आधार पर प्रश्नोत्तर भी उसी में रख दिए जाएं, कि साथ साथ उसी लेक्चर के उसी प्रश्न भी उसमें साथ में डाल दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे हम पुस्तक पढ़ते थे तो पुस्तक के पूरा लेसन पढ़ने के बाद में जो पूरा एक प्रश्नोत्तर काल होता था कि इस पाठ से हमें इतने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो उसी में से वो निकलते थे। ठीक इसी तरीके से हम फिल्मांकन के माध्यम से भी एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, जो मेरे विचार से मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस पर गहन चिंतन किया है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई है कि सर आपने उस बात पर मोहर लगाई है, और आपकी मोहर का मतलब है कि भारत के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी बड़ी मोहर मैं आपकी मानता हूं, क्योंकि शिक्षा मंत्री केवल एक मंत्री हैं, वो एक राजनीतिक विल में फंसे हुए लोग हैं। आप राजनीति को भी समझते हैं और आप शिक्षा के गहराई को, उसके मूल मंत्र को भी समझते हैं, और आपने वो सब करके दिखाया है, आपने किया है। क्योंकि केवल बातें नहीं बनाई हैं, केवल भाषण नहीं दिए आपने बड़े बड़े, आपने विश्वविद्यालय संचालित किए हैं, बनाए हैं, उनका बहुत बड़ा ज्ञान का मतलब विस्तार किया है, बांटा है आपने। तो ये मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली कि आपने इस प्रश्न को मेरे गंभीरता से लेकर उस पर अपना मोहर लगाई है, आपने उस पर अपना समर्थन दिया। तो सर ये इस तरह के पाठ्यक्रमों को अगर शुरुआत करने के लिए अगर सरकार नहीं भी सहायता करती है, तो क्या हमारे विश्वविद्यालय, जो प्राइवेट विश्वविद्यालय जिनके पास भरपूर मात्रा में साधन है, साधन संपन्नता है, तो इन लोगों को क्या हम एक ऐसी अप्रोच कर सकते हैं कि हम इस तरह के कोर्स को तुरंत चालू कर दें, भले ही कम स्तर पे, छोटे स्तर पे, और सभी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स को, जितने भी विद्वान हैं उसमें, उन सबको लेकर हम अलग अलग विषयों पर अलग अलग शोध अनुसंधान के पत्रों को हम फिल्मांकन द्वारा, फिल्मों के द्वारा, चलचित्रांकन द्वारा हम उनको अच्छे से प्रस्तुतिकरण करना शुरू कर दें। तो मैं समझता हूं कल सरकार भी उस पहल को सराहेगी, और नहीं आज नहीं मानेगी तो कल मानेगी। तो क्या ये संभव है सर इस समय वर्तमान में? ऐसा है कि खासकर जो आप बातें कर रहे हैं कि शैक्षिक फिल्मों का निर्माण हो और उसका उपयोग विश्वविद्यालय करे, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी कर सकते हैं जी, यह संभव है। इसको कोई जो वेब बेस्ड एजुकेशन है ऑनलाइन से मतलब नहीं है। मैं कह रहा था केवल शुद्ध रूप से ऑनलाइन एजुकेशन को भारत सरकार सभी विश्वविद्यालयों को स्वीकृति नहीं दे पा रही है। लेकिन जहां तक फुल टाइम एजुकेशन है, जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पर भी मार्च से क्लास चालू होने वाला है, तो उसमें तो पढ़ाई जब होगी तो शैक्षिक फिल्मों की सहायता से प्रशिक्षण हो, वो तो हो ही सकता है। उसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी है। सरकार का कहना है कि फुल टाइम एजुकेशन जो है, पूर्णकालिक शिक्षा है, उसमें आप चाहे ऑनलाइन भी जोड़ दे या फिल्म के माध्यम से पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। उनका कहना है कि शुद्ध रूप से जिस तरह पूर्णकालिक होता है उस तरह से ऑनलाइन करेंगे आप तो आपको मान्यता लेनी पड़ेगी। वो गलत नियम लिखा हुआ है, इसी को लोग रट रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय कोई सरकारी हो या गैर सरकारी, अगर वो विधानमंडल से पारित हो गया, अगर मान लीजिए गाजियाबाद में कोई विश्वविद्यालय खुला जिसको उत्तर प्रदेश विधान
मंडल से, विधानसभा, विधान परिषद से पारित कर दिया जाए, उसके बाद उनको कहीं से मान्यता नहीं लेनी है। यूजीसी को हंसते हुए आज ठोक कर उस जो अधिनियम की एक कॉपी रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए, अगले हफ्ते मान्यता आ जाएगी। यूजीसी का कहना है हम विश्वविद्यालयों को मान्यता नहीं देते, हम तो विश्वविद्यालयों की सूची को एकत्र करते हैं, ऐसे विश्वविद्यालय जो विधानमंडल से या पार्लियामेंट से, संसद से पारित है, उसकी सूची बनाते हैं। तो ऐसी हालत में कहते हैं वो, फिर भी मान्यता के समय वो लिखते हैं कि भाई आपका विधान मिला हमारे पास और हमें बड़ा गर्व के साथ कहना है कि आपको सभी फुल टाइम कोर्सेज चाहे जितने भी हो आप कर सकते हैं बिना किसी मान्यता की। आप मान्यता प्राप्त हो गए, लेकिन खबरदार आप ऑनलाइन या पत्राचार पाठ्यक्रम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जांच होगी। तो ये पुराना नियम है, इसको अगर ठीक से विश्लेषण किया जाए तो बड़ा हास्यास्पद बात है कि भाई मार्केट में फुल टाइम एजुकेशन की इज्जत ज्यादा है। कोई अगर पत्राचार से किया, ऑनलाइन किया है, आप देखेंगे कि लोग हंसते हैं, जरूर कोई इसमें कोई खराबी होगी, चाहे ये गरीब होगा या नौकरी कर रहा होगा। तो जिस कोर्स की महत्ता ज्यादा है उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो आप हंसने वाली बात है, लेकिन क्या करिएगा, ये नियम 10 साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा, क्योंकि हमारे जो नीति निर्धारक हैं ये बड़े इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं जब अपनी कुर्सी से हटते हैं। तो मैं तो ऐसे जितने भी चाहे बीजेपी के भी रिटायर्ड मंत्री है उनसे मैं कहता हूं, बोलते नहीं मैं तो बातें करूंगा, लेकिन जो लोग पावर में हैं उनकी इच्छा हो भी तो फिर बैठक बुलाते हैं। अफसरान जो कहते हैं उससे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो गलत और सही दोनों काम कराना है उससे। तो अगर वो उससे लड़ जाएंगे तो उनका अपना काम नहीं होगा, मजबूरी है, या इसलिए जनता को इसका भोगना पड़ेगा। लेकिन हम लोग लगे रहेंगे, बीच बीच में ये है चलो कम से कम वो नहीं भी कहते हैं। मैं तो ये कहूंगा विश्वविद्यालयों के पास बहुत सारे प्रोफेसर हैं, ट्रेंड हैं, और विश्वविद्यालय में पढ़ के ही जो शिक्षक चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो या मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, सभी के शिक्षक विश्वविद्यालय से ही उत्तीर्ण होकर के बढ़े हैं। तो विश्वविद्यालयों को महाविद्यालयों के साथ साथ विद्यालयों से भी जोड़ना चाहिए। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है या उत्तर प्रदेश या स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन बोर्ड, वो रहे परीक्षा के लिए, लेकिन इस तरह के मानदंडों के निर्धारण के लिए, इस तरह की उच्च शिक्षा के लिए, इस तरह के वोकेशनल और वृत्ति मूलक पाठ्यक्रम के लिए, रोजगार मूलक पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयों को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि उनको भी पास करके +2 करके महाविद्यालय में ही आना है। पहले से जब वो गुणवत्ता समझेंगे तो उनको मजबूरी नहीं होगी ठीक से समझने में कि विश्वविद्यालय में जाकर हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो आपको ये फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से बातें बहुत है। मैं समझता हूँ कि मिला जुला जो आपका विषय है कि कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा की महत्ता, बड़ी महत्ता है, और अब कोरोना हो या ना हो, अब फ्यूचर ही, भविष्य ही डिजिटल का हो गया। जी बिल्कुल, मतलब ऐसा होना चाहिए कि पहले जब था कि मेन था फुल टाइम एजुकेशन और साइड में था डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन, अब ये हो जाएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन मुख्य हो जाएगा, और कुछ कुछ बातों के लिए जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, मेडिकल है, चीरफाड़ है, ऑपरेशन है, उस तरह में भी फुल टाइम होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि साल में अगर 12 महीना होता है तो 9 महीना क्लास आपको डिजिटली होना चाहिए और 3 महीना के लिए पूर्णकालिक होना चाहिए, ताकि उन 9 महीनों में ही आदमी अपने क्षेत्र में लग जाए। अगर कोई उद्यमिता के माध्यम से मार्केटिंग का काम करना चाहता है या कुछ इस तरह से सोशल जो साइट्स हैं उस पर काम करना चाहता है, फेसबुक के माध्यम से, या विज्ञापन एजेंसी चालू करना चाहता है, या फिर खेती के रूप में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है, जो करना चाहे वो करता रहे साथ साथ, और ये पढ़ता भी रहे, तो उससे क्या होगा, अर्न व्हाइल यू लर्न। कहने का मतलब कि जिसको हम कहेंगे वर्क इंटीग्रेटेड लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम, विल प्रोग्राम, WILL, तो कहता विल पावर, तो विल ही होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वर्क इंटीग्रेटेड लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
या पढ़ भी रहे हैं, जी। कमा भी रहे हैं। जी हाँ जी। और इससे इससे थोड़ा सा वो जो कैटेगरी है जो पढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पढ़ना चाहते हैं सर, उनको नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ना है, वो ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये वरदान सिद्ध होने वाला है। अगर हम इस तरीके की ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन हमारी वीडियो उस तरह की होंगी और लोगों को मिलेगी, तो वो केवल ज्ञानार्जन की जिनको भूख है, जिनको पढ़ने के बाद नौकरी नहीं करनी है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है और अपने आत्मिक विकास के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे। मैं बचपन से ही मानकर चल रहा था कि मुझे कभी नौकरी नहीं करनी है, लेकिन पढ़ना है। तो ये जो स्थिति थी, ये बड़ी विचित्र थी, और मेरे साथी भी मुझसे, मैं अपना भुक्तभोगी आपको अपना बता रहा हूँ सर, ये बिल्कुल ओरिजिनल बात है, क्योंकि मेरे साथी कहते थे भाई क्या नौकरी करें, मैंने कहा नौकरी तो मुझे करनी नहीं है। तो बोलते थे फिर भाई पढ़ क्यों रहा है, तो मैंने कहा पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूँ, ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ भाई। मैं कल मुझे कोई ये ना कहे कि अनपढ़ है, डिग्रियां बटोर रहा हूँ, लेकिन ये डिग्री मेरे लिए आज के समय में कागज के टुकड़े मात्र निकले हैं, क्योंकि उन डिग्रियों का रियल जो लाइफ है उससे बहुत कुछ संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी जितना भी प्राप्त किया, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान की भूख है, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो एमकॉम या एमए या एमएससी नहीं किए, लेकिन उस तरह के उस ज्ञान को वीडियो के माध्यम से सीखना चाहते हैं और उन सब विद्यार्थियों के समकालीन ज्ञान बांट सकें। तो ये बहुत अच्छे विषय हैं, और इनका वीडियो द्वारा, फिल्मों के द्वारा, अगर हम चलचित्रांकन के द्वारा इनको लोगों तक पहुंचा दें, तो शायद हमारे देश में ज्ञान और भी बढ़ेगा, और उस ज्ञान से आने वाली पीढ़ियों का भी विकास होगा। और ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि विद्यार्थियों को भी लाभ होगा, बड़ों को भी लाभ होगा, और बड़े और विद्यार्थियों के समझ में जो अंतर आता है सर, वो समझने का अंतर भी शायद कुछ कम होगा, और उसमें दोनों का ज्ञान का विस्तार होगा। बच्चों को बड़े पढ़ा पाएंगे सीखकर वीडियो के द्वारा। जी, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा है कि यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आप बातें आपने कही है। जी, एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा, उससे पता चल जाएगा आपको कि जी, कैसे फायदा होगा समाज को। ये बात वर्ष 1971 की है। जी, यह बात वर्ष 1971 की है, जब मैं इंजीनियरिंग का छात्र था। जी, मैंने सोचा कि भाई अगर हम 16 साल में मैट्रिकुलेशन करते हैं और 2 साल के बाद इंटरमीडिएट करते हैं या जी, +2 करते हैं, तो उसके बाद 18 साल के आप हो गए। तो 18 साल के जब हो ही गए, तो मेरा कहना है ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और वो किसी तरह से पढ़ाई नहीं पूरा कर पाए, तो मैंने उस जमाने में अपने प्रिंसिपल और वाइस चांसलर के माध्यम से एक पत्र लिखा यूजीसी को। जी, पत्र मेरा ही था, उन्होंने हस्ताक्षर किया। जी, उन्होंने लिखा हमारे सुझावानुसार कि अब यूजीसी को चाहिए कि जो लोग पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए तो है कि भाई बीए में नाम लिखाने के लिए +2 होना चाहिए, लेकिन जी, जो लोग गांव में रहते हैं, 18 साल पूरा कर चुके, जो 18 साल जी, पूरा कर ही चुके, तो उन्हें बीए का नामांकन सीधा होना चाहिए। कोई आदमी अगर दूसरी क्लास और तीसरी क्लास में पढ़ाई छोड़ चुका है, 18 साल का है, तो उसे किसी विश्वविद्यालय से तो उनको बीए करने में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा, तुरंत यूजीसी ने नियम बनाया, वर्ष 1971 का नोटिफिकेशन मेरे पास है जो आज भी वैलिड है। यूजीसी हर साल कहती है सभी विश्वविद्यालय को कि हम लोगों ने जो 71 का नियम बनाया था अभी भी चालू है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में है, शहर में है, काजरत हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, जिनको 18 साल का उम्र है और उनके पास कोई शिक्षा नहीं, अगर एज प्रूफ है उनको किसी तरह से कि 18 साल के ज्यादा है, वो 18 साल या उससे ज्यादा, तो उनको बीए में सीधा नामांकन करिए। देखिए उससे कितना फायदा होगा कि इस बात को कोई जानता नहीं। मैंने एक सेमिनार किया था अभी 5 साल पहले, जिसमें कि जितने भी वाइस चांसलर हैं, जितने भी सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, और जितने भी निदेशक उच्च शिक्षा हैं, जितने भी हमारे कमिश्नर ऑफ एजुकेशन हैं, इसे सभी को बुलाया और हमने कहा कि ये नियम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कितने गंदे आदमी आप हैं, ये नियम नहीं है और इसको हम पास नहीं होने देंगे। हम कहा कि आप पास नहीं होने देंगे, इस बात को तो भाई 50 साल तो हो ही गया है, अब क्या चाहते हैं? अच्छा नियम हो गया पास, कोई बात नहीं। लोगों को ज्ञान की कमी है। मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह से प्रचार कर दिया जाए, जैसे आप ही अगर आरटीआई करिए यूजीसी को, क्या
बिना किसी योग्यता के विश्वविद्यालयों में स्नातक में नामांकन की क्या पद्धति है और क्या ये मान्यता, जैसे मान लीजिए इग्नू है, हमारा विश्वविद्यालय तो करता ही है, इग्नू है। अगर इग्नू में आप जाएं और कोई आदमी चौथा पांचवा पास है, उसको नाम लिखाएं, या 9वां पास है, तो जी उसका नामांकन होगा। और ऐसे बहुत, एक तो ऐसा आदमी है जो आईएएस कर गया है, जी आईएएस की परीक्षा पास कर चुका है, जो आदमी +2 नहीं था या 10th नहीं था। तो कहने का मतलब कि उसको हम ऑनलाइन से अगर जोड़वा दें, गांव के लोग चाहें तो उनको ज्ञान भी होगा, कहने के लिए उनको एक संतुष्टि होगी कि भाई हमारे पास स्नातक उपाधि है। लेकिन अगर चोरी से पास करेंगे तो नहीं होगा, ऑनलाइन से पढ़ेंगे तो उनको रुचि भी होगी, चाहे वो कोई कारखाना खोलने के लिए हो, या मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग हो, सर्विसिंग हो, या प्रतिपालनीय कृषि हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, इस तरह का, या मधुमक्खी पालन हो, जितना चीज है इस तरह की। हम लोगों ने 5100 ऐसे पाठ्यक्रम है जिसकी सूची बनाई है, जिसके लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल भी है, प्रिंटेड भी है, फुल टाइम भी है, ऑनलाइन भी है। पर्यावरण के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जितना भी कोर्सेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, सोशल फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में है, वानिकी में है, उद्यानिकी में है, हॉर्टिकल्चर में है, तो इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर। बात ये आती है कि जो बांध कर रखा है शिक्षा को, विश्वविद्यालय को, कि आप यहीं के बच्चों को शिक्षा देंगे, आप ये करेंगे, तो ये बंधन जो है ये कहां तक उचित है? अगर कोई विद्यार्थी कहीं भी शिक्षा लेना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। इस बात की जानकारी लोगों को है ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालय तो अपनी मोनोपोली समझते हैं, और वो 18 साल से, तो ये तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए मान्य होगा सर नियम? तो जो आप बता रहे हैं कि अगर वो सभी को आदेशित है, सबके लिए आदेश करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी विश्वविद्यालय इस आदेश का पालन ही नहीं करता है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों को जानकारी नहीं है, विश्वविद्यालय करना भी नहीं चाहते हैं। अभी भी कम से कम भारत में 100 विश्वविद्यालय हैं। आपको याद होगा 1971 में ही अन्नामलाई विश्वविद्यालय और मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, इस तरह के दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय 1971 में चालू कर दिए, और हर एक साल वो 5 लाख विद्यार्थियों का नामांकन कराते हैं, जिनके पास कोई अनिवार्य योग्यता नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में इसके अवेयरनेस कमी है, तो ये होना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई कर सकता है। अब जहां तक आपने कहा कि बाउंड्री, क्या हुआ कि हमारा विश्वविद्यालय जब नागालैंड में खुला 2006 में, तो 2006 से लेकर के 2014 तक हम लोगों ने प्रति वर्ष 1 से 1.5 लाख विद्यार्थियों का नामांकन किया, क्योंकि उस समय भारत सरकार अलाउ करती थी 2013 तक, और कि दुनिया भर के लोग पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास कम से कम 400 पाठ्यक्रम है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी नहीं है। 200 बीए, 200 एमए, 200 बैचलर डिग्री, 200 मास्टर डिग्री। तो ऐसे ऐसे विषय हैं, जैसे एक है आपको जेरियाट्रिक केयर, जैसे एल्डरली जो लोग हैं, वृद्धजन सेवा, वृद्ध सेवा, जो बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा कैसे होगी। इस तरह के नए कोर्सेज में हमारे पास हजारों हजार एडमिशन हुए, और उससे फायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया में, खासकर भारत के बाहर, जहां पर आदमी जो अपने माता पिता को छोड़ देता है, तो उनको सेवा करने का एक अलग कैडर तैयार हुआ। लेकिन दिक्कत यह है कि 2013 में ही कांग्रेस की सरकार ने, उसी ने चालू किया और उसी ने बंद कर दिया, यूजीसी कहने पर कि अब ये अपने राज्य के लोगों को पढ़ाइए। अब सोचिए कि नागालैंड की आबादी 20 लाख है, 20 लाख में कौन पढ़ेगा? ये दिक्कत है। यूपी वालों को फायदा है, जो लोगों ने यूपी में इन्वेस्ट किया मालामाल हो गए, इसलिए कि यूपी में की आबादी तो 22 करोड़ है, तो 22 करोड़ लोगों के बीच तो चल जाएगा, 22 लाख में तो चलेगा नहीं। हमारा दूसरा विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, अरुणाचल की आबादी 10 लाख है। लेकिन अगर भारत को बांटने की साजिश है, कोई ऐसे नौकरशाह लाल फीताशाही के अंदर भारत को बांटना चाहते हैं, उन्हें बाहर से फंडिंग हो रही है,
और भारत की सरकार जी समझती नहीं है। कहने का मतलब ये कि उसके बाद 14 में जब सरकार आया तो हम समझे कि मोदी साहब पर अपने बायोग्राफी लिखी। हम पहला आदमी हैं जी जिन्होंने जी शपथ ग्रहण में ही 26 मई 2014 को मोदी साहब को हमने उनकी जीवनी पर जो बायोग्राफी थी जी उनको प्रेजेंट किया और जी कहा हमने कि ऐसा हो रहा है, लेकिन बताया कि मैं करूंगा। लेकिन आज तक अभी वही नियम है, विश्वविद्यालय जो जहां का है वह बाहर नहीं जा सकता। भाई क्यों नहीं जा सकता? मैं कह रहा हूं कि कोई भी कहीं जा सकता है, भारत तो एक है ना, बंधन। तो जी बंधन कर दिया है, यही दिक्कत है। जी जी जबकि सारे विश्व को शिक्षा देने वाला भारत था, तो विश्व के लोग कैसे आएंगे जब भारत के विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ पाएंगे? ये बंधन खुलना चाहिए, छूटना चाहिए। इसमें सर हम आपके साथ हैं, समर्थन हम आपका करते हैं। ये सच बात है, किसी भी विश्वविद्यालय को इस तरह का बंधन का आदेश अगर सरकार देती है तो ये बिल्कुल गलत है। और इस सरकार से, वर्तमान सरकार से तो हमें भरपूर आशा है कि इस बंधन को ये वर्तमान जल्दी से जल्दी तोड़ेगी, क्योंकि इस समय युग परिवर्तन का समय है और युग परिवर्तन में ये बंधन भी टूटना चाहिए। तो सर अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि बहुत बड़ी बात आपने आज कह दी है कि हमारे दर्शक अगर इस बात को देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात हमारे बीच में आज ये आई है कि सर ने कहा है कि ये कोई भी विश्वविद्यालय का बंधन टूटना चाहिए और कोई भी विद्यार्थी जो 18 वर्ष का है और वो पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है, चाहे 10वीं से पहले, चाहे 10वीं के बाद, 12वीं कर ली तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कभी भी उसने अगर 5वीं करके भी पढ़ाई छोड़ी और वो 18 वर्ष का हो गया और फिर से पढ़ाई प्रारंभ करना चाहता है, तो किसी भी विश्वविद्यालय को यूजीसी के 1971 के नियम के अनुसार उसको आवेदन उसका स्वीकार करना पड़ेगा, उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा। ये यूजीसी का नियम है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से ये बिल्कुल बार-बार कहूंगा कि आप अगर हिम्मत हार चुके हैं तो आप जागिए और अपने किसी भी पास के विश्वविद्यालय में अपना पंजीकरण कराने के लिए तुरंत जाइए और उसका यूजीसी से 1971 का जो नोटिफिकेशन है वो मंगा लीजिए। और अगर आपके पास नहीं है या नहीं मिल रहा है तो हम सर के द्वारा आपको पहुंचाएंगे। हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं, हमारा ईमेल आईडी भी नीचे चल रहा है। किसी भी तरह की शैक्षणिक सहायता के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और कुटीर उद्योग और घरों में उद्योग लगाने वाले बहुत सारे कोर्स हमारे प्रिय रंजन त्रिवेदी जी ने जो बहुत ही तरीके से घड़े हैं, यानी 5100 कोर्स, कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। इन्होंने पूरा जीवन शिक्षा के लिए लगाया है और आज इन पर ताला लगा दिया गया है कि इस तरीके के विश्वविद्यालय आगे ना बढ़े। तो ये सरकारी जो तंत्र है, ये तंत्र कभी भी किसी भी विश्वविद्यालय को अच्छे काम नहीं करने दे रहा है। प्राइवेट विश्वविद्यालयों की ये बहुत बड़ी मुसीबत है, सारे देश के विश्वविद्यालयों की ये परेशानी है। इसलिए ये जो कन्फेडरेशन है, इसमें ये काम कर सर ने जो शुरू किया है, इसमें बहुत बड़ा काम है। 1200 विश्वविद्यालय एक साथ जुड़े हैं और 1200 विश्वविद्यालय मिलकर अगर ये काम शुरू करेंगे अच्छा, तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारे शिक्षा पद्धति को डिजिटल होने से रोक सके, घर घर पहुंचने से रोक सके। तो सर इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक संदेश इस तरह का जो कि युवाओं को जागृत करने के लिए, और ऐसे कोर्स आप अपने बताएं, भले ही वो आज आपके नागालैंड यूनिवर्सिटी या अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में है, लेकिन वो देश भर में लागू होने वाले हैं। और आपका विश्वविद्यालय को इनको सभी विश्वविद्यालयों को ओपन शिक्षा के लिए लाना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा पर ताला नहीं लगाया जा सकता। कोई भी किसी को भी कहीं भी शिक्षा दे सकता हो, ऐसा डिजिटल मार्केट में डिजिटल जो शिक्षा का महत्व है ये इसी से बढ़ता भी है और उससे लोगों का लाभ भी होने वाला है। तो सर एक ऐसा युवाओं को जागृति का संदेश, जिन कोर्सों को करके जो ऑनलाइन कोर्स कराए जाएं और उनको वो अपना जीविकोपार्जन का साधन बना सके, जीविका सृजन कर सके, उद्यमिता में आगे बढ़ सके, और लघु उद्यमिता में जो शुरुआत करेगा वो उद्यमी बड़ा उद्यमी भी बन सकता है। ऐसे कोर्स आपके बहुत सारे हैं, मैंने उन कोर्स की सूची पढ़ी है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप उस तरह के कोर्स, आपने कितना परिश्रम किया होगा उनको लागू करने के लिए। तो मैं चाहूंगा सर उस तरह के कुछ कोर्स का यहाँ विवरण हमारे युवाओं को बताएं, ताकि हमारे दर्शक देखकर उनकी तरफ आकर्षित हों और अपने अपने क्षेत्र में उद्यमिता के विकास के लिए उनको पढ़ें, समझें और क्रिएटिव बने, रचनात्मक विकास करें। जी धन्यवाद। मैं बारी बारी से बताता हूँ। पहले तो ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि दिक्कत हो रही है कि भारत के विश्वविद्यालय को अपने राज्य में ही सीमित होना है, जबकि भारत सरकार कहती है कि बाहर के जो विश्वविद्यालय हैं वो जरूर आए। एक होड़ सी लग गई है कि बाहर के विश्वविद्यालयों को लाना है। लगता है जैसे कोई वो फंडिंग करेगा सरकार की, नहीं, बेवकूफी है।
होता क्या है कि आदमी चाहता है कि साहब मंत्री बन जाने के बाद या अफसर बन जाने के बाद उसको लगता है कि हम समाज से अलग हो जाएं, तो विदेश के लोगों से जुड़ जाएं, तो हमें बड़ा स्मार्ट लोग कहेगा। जी। भारत सरकार पहले भी कहती थी, अभी भी कहती है, चाहे सरकार किसी की हो। पिछले 20 वर्षों से चर्चा है कि बाहर के विश्वविद्यालय तो आए, स्वागत है, लेकिन खबरदार भारत का विश्वविद्यालय बाहर नहीं जाता। पागल है भैया। अगर कोई एमबीए करने इंग्लैंड जाएगा तो 30 लाख रुपया, और अगर कोई अमेरिका जाएगा तो 70 लाख रुपया लगता है। अगर हम उन लड़कों को यहां बुलाएं, विदेश के लोगों को, तो उनको हम 5 लाख में ही पढ़ा सकते हैं, 2 लाख में पढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अगर जाते हैं तो 60 लाख खर्च करेंगे उनको भी। अगर हम को ये परमिशन हो जाए कि हम विदेशी विश्वविद्यालयों से कोलैबोरेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वही होगा, लेकिन वो अलाउड नहीं है। जैसा कि आपने कहा ठीक कि विदेश, इंडिया के बाहर या राज्य के बाहर जब नहीं जा सकते तो विदेश कैसे जाएंगे। खैर, इसीलिए हमने इसे काट के लिए हमने 3 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अंग्रेजी और हिंदी में एक मानक ग्रंथ तैयार किया। हमने कहा कि पिछले काफी वर्षों से जो आरएसएस है, लगभग से 90-95 वर्षों से जो कार्यक्रम होता आया है, उससे देश को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के बौद्धिक विकास के लिए, हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए जो काम किया है, उन बातों को हमने पिरोया और हमने 12 फरवरी 2018 को आरएसएस के सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी को कहा कि आप इसे लोकार्पित करें। मैंने तो कहा कि सीधे करें, डेट तो मैंने नहीं दिया, उन्होंने 12 फरवरी का डेट दिया 18 में, उन्होंने इसको विमोचित किया, लोकार्पित किया। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री महोदय को उन किताबों की सूची प्रति भेजकर, जिसमें द्वितीय संस्करण में मोहन भागवत जी की तस्वीर भी थी उस किताब के ऊपर, क्योंकि द्वितीय संस्करण था, मैंने प्रधानमंत्री को लिखा कि मैं चाहता हूं कि डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जो आरएसएस के फाउंडर थे, उनके सम्मान में, उनके स्मृति में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मैं तो नहीं जानता हूं कोई कॉलेज भी है, विश्वविद्यालय बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, एक हरियाणा में और एक उत्तराखंड में राज्य के विधानमंडल से पारित करके डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार विश्व हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि बीएचयू की महत्ता खत्म हो गई है। किस लिए मालवीय जी ने खोला था, अब लोग उसको भूल गए हैं, अब उसके ऑब्जेक्ट्स बदल गए हैं। तो हमने कहा कि नहीं, ये डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार विश्व हिंदू विश्वविद्यालय खुलेगा। प्रधानमंत्री जी का संदेशा आया कि इससे क्या बड़ी बात है, त्रिवेदी साहब डॉक्टर जी को आप याद कर रहे हैं। असल में हेडगेवार साहब को डॉक्टर जी कहा जाता है, हेडगेवार नाम से कभी बुलाता था। तो प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब है कोई चिट्ठी प्रधानमंत्री ने ड्राफ्ट करी थी, ना कि उनके किसी सचिव ने ड्राफ्ट किया था। उन्होंने कहा कि कितनी बड़ी बात है कि डॉक्टर जी को आप याद कर रहे हैं। डॉक्टर जी के प्रति सबसे बड़ी जो सेवा हम वही कर सकते हैं कि उनके नाम पर एक विश्व हिंदू विश्वविद्यालय खोला जाए, और इसके लिए पूरी प्रशंसा के योग हैं आप, और जितनी मदद होगी हम करेंगे। मैंने उसी पत्र को, हमने देखा कि एक साथ 3 जगह करेंगे तो हमें फंड की जरूरत होगी, तो क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रांगण देहरादून में पहले से ही है, और एक जमाने में मुझे वहां की सरकार ने बुलाया था, लेकिन जब मैं गया, मेरा प्रपोजल इतना अनूठा था कि उसको सरकार ने नकल करके, ये पिछली सरकार की बात है, मैं अभी त्रिवेंद्र सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, पिछली सरकार 2000 से 2005 के बीच क्या हुआ कि हमारे प्रपोजल का, हमारे प्रस्ताव को नकल करके वहां के उच्चाधिकारियों ने 4 ऐसे व्यापारियों को बेच दिया, और उसके बाद वो 4 विश्वविद्यालय खुल गए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मेरा भवन खाली रहेगा, लेकिन अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। अभी मैं फिर गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि नहीं, आपका एक्ट पास होगा, और एक्ट पास होने के पहले मैं आपके प्रांगण में
चाहता हूं प्रशासनिक कार्यालय का उद्घाटन और साथ साथ जो खाली जमीन है उसमें विश्वविद्यालय के मुख्य भवन का शिलान्यास किया जाए। हमने कहा ठीक बात है। बोले कि नहीं, मैं तो अब एक्ट को पास कराने में लग जाऊंगा, लेकिन मेरे जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत उनको मैं भेज रहा हूं। वो आए और 31 अक्टूबर 2020 को उन्होंने 9 बजे रात में शिलान्यास किया। इतने व्यस्त थे वो, उत्तरकाशी से आना था। कहा कि दिन हो या रात, फ्रीडम स्ट्रगल वॉज नॉट फॉट इन डे टाइम। ऐसा नहीं स्वतंत्रता की लड़ाई केवल 10 से 5 नहीं लड़ी गई जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि संडे को छुट्टी होती थी कि लोग कपड़ा धोएंगे, 24 घंटे होती थी। इसलिए आप 9 बजे की आप 12 बजे रात में आइए। उन्होंने कहा 9 बजे, ठीक 9 बजे रात में पहुंच गए। पंडित जी मंत्रोच्चार के साथ इसका शिलान्यास हुआ। हमारे जो राज मिस्त्री थे उन्होंने ईंट की व्यवस्था की, सारा चीज करके, और अब हमें इंतजार है कि वह विश्वविद्यालय का विधान पारित हो जाए। पारित तो दिसंबर में हो जाता, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोरोना से पीड़ित हैं। पहले भी उनको 4 महीने पहले कोरोना हुआ था और अभी भी वो एम्स में एडमिटेड थे कल परसों। तो मैं उनके चंगे होने की कामना करता हूं। अगर वो हो गया, वहां भी होगा, फिर हम लोग आपकी मदद करेंगे। और हम चाहेंगे कि दिल्ली के आसपास एक्सप्रेस वे पर या जहां भी गाजियाबाद की तरफ कहीं भी सरकार हमें जमीन मुहैया कराए। और हमारे योगी जी जो भी आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, योगी आदित्यनाथ, वो हमें आमंत्रित करेंगे, वहां भी होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मनोहर लाल जी, जो मनोहर लाल खट्टर के नाम से जाने जाते हैं, वो भी हमें आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हमने वर्ष 1914 में उत्तर प्रदेश पर एक 1000 पेज का हमने विश्वकोश बनाया था, जिसका विमोचन तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी ने किया था दिल्ली आकर। उन्होंने कहा इस किताब को मैंने 5 आदमी से पढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसी पुस्तक का निर्माण नहीं हुआ है। उससे प्रभावित होकर हमने हरियाणा पर किताबें लिखी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, जिसमें एक का विमोचन तत्कालीन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी साहब ने किया। और 2015 के जनवरी महीने में मनोहर लाल खट्टर जी ने भी दिल्ली आकर इस किताब का विमोचन किया। तो संभावनाएं बहुत हैं। जहां तक आपने कहा कोर्सेस के बारे में, देखिए ये समाज से जुड़ा जो पाठ्यक्रम है, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं। जैसे मैंने कहा हूं प्लांटेशन, वृक्षारोपण, या फिर नर्सरी डेवलपमेंट, या कचरा प्रबंधन। अब कचरा प्रबंधन से मैं समझता हूं कि हर एक वर्ष 50 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, कम से कम। बिल्कुल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी मैं समझता हूं कि कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। जो म्युनिसिपल वेस्ट है, जो कचरा निकलता है कॉर्पोरेशन से और म्युनिसिपैलिटी से, उस कचरे को बाहर फेंक दिया जाता है। यहाँ तक कचरे का भंडार लग जाता है। गड्ढा आ रहा है तो गड्ढा भर जाता है, और अगर समतल भूमि पर रखा जाए तो पहाड़ बन जाता है। दिल्ली में कई जगह आप देखते हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी है, उधर दिल्ली में भी है। तो सर एक प्रश्न है यहाँ, सारे कोर्स तो सर एक प्रश्न यहाँ ये है कि ये तो सारे कोर्स ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें डिग्री होल्डर ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स तो ये आराम से चलाए जा सकते हैं डिजिटल युग में, डिजिटल तरीके से। इसमें तो कोई सरकार को परेशानी नहीं होनी चाहिए सर, और आपके पास वो कोर्स है सर। ऐसा है कि अगर आपको BA MA नहीं देना है तो पढ़ाने के लिए तो काफी है, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा था कि देखिए कचरा प्रबंधन इतना महत्वपूर्ण चीज है कि कचरा से सोना उगलेगा। अभी कचरा एक समस्या है, बाद में एक अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर होगा कचरा से सोना उगलने का, और जैविक खाद बन सकता है। हम दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को कह सकते हैं भाई कि आप एक काम करिए कि जितने खाली जगह है टेम्पोररी, वहां पर हमें थोड़ी मिट्टी और जो हमारे केचुआ है, अर्थवर्म्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है मुफ्त में, उसको और गोबर को मिला करके जैविक खाद बनाएंगे, और उससे
महिलाएं भी इसको सीख सकती है, महिलाएं बेच सकती है। तो दायरा बड़ा है। कचरों आने वाले समय में कचरों की होगी चोरी, कचरों की होगी तस्करी। अगर कोई महिला घर के बाहर कचरा फेंकती है तो हमारे युवा लड़ेंगे, कचरा मेरा है तो मेरा है जी। मर्डर नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक अट्टहास है कि अगर कचरों की होगी चोरी और तस्करी इसलिए मैं कहूंगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ के, उन्हें कहूंगा कि साहब आप जो विदेश मंत्री हैं उनको और हमारे जो वित्त मंत्री हैं दोनों आपस में डिसाइड करके कि अब सोने की तस्करी पर रोक लगा देंगे, हम कचरों की तस्करी खोल देंगे। इसलिए खोल देंगे कि अगर भारत के लोग, एक गड़बड़ी है कि परिवर्तन से घृणा होती है, रिलक्टेंट टू चेंज, रिलक्टेंस टू चेंज, बदलाव को हम नहीं चाहते हैं, तो हमें लोगों की मनोवृत्ति शुद्ध करनी पड़ेगी। भारतीय युवाओं की, भारतीय सरकारों की मनोवृत्ति को शुद्ध करना पड़ेगी। इसलिए अगर वो नहीं करेंगे तो हम पड़ोसी देशों को सिखा देंगे, क्योंकि हमें तो कचरा से निजात पाना है। हम आपको बांग्लादेश या मान लें नेपाल या भूटान या फिर श्रीलंका, मालदीव्स को सिखा देंगे। पाकिस्तान को थोड़ा छोड़ देते हैं अभी तक, बाद में उनको भी सिखा देंगे, क्योंकि दुनिया भर से प्रदूषण को हमें हटाना है। कहने का मतलब ये कि प्रबंधन का कोर्स, कचरा प्रबंधन के जो कोर्स है सर, ये बहुत अच्छे तरीके से हम उसको पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है आपने ये। जी सर, उदाहरण दिया इस तरह के, मैं कह रहा हूँ हजारों कोर्सेज हैं और इसमें लोगों को और फायदा होगा। देखिए हमने अभी एक कोर्स निकाला है, भारत सरकार ने 5 साल पहले एक अधिसूचना जारी करके कहा था, अब भारत सरकार ने नया कोर्स निकाला, इसका नाम BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशन। कहने का मतलब ये कि अब जो BA MA की बात गई, खत्म हो गई। अब है कि कोई भी रोजगारोन्मुख प्रोग्राम हो, सरकार ने लगभग 400 पाठ्यक्रम का लिस्ट दिया है, हर चीज आ जाता है उसमें, और आप जोड़ भी सकते हैं उसमें, चाहे कचरा प्रबंधन की बात हो, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की बात हो, कंप्यूटर रिपेयरिंग की बात हो, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या प्रदूषण नियंत्रण की बात हो, कोई भी कोर्स मान लीजिए आप। तो कृषि की बात है, अप्लाइड एग्रीकल्चर की बात है, या फूड प्रोसेसिंग की बात है, तो इन सब की पढ़ाई होगी। सबका कोर्स करना है बैचलर ऑफ वोकेशन, BVOC, B.VOC, BVOC, और ब्रैकेट में रहेगा फूड प्रिजर्वेशन, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हो, कंप्यूटर रिपेयरिंग, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, या कृषि, या वानिकी, उद्यानिकी, कुछ भी रहेगा। उसमें क्या है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ऑनलाइन उस पर अलाउ हो जाए और हम ऑनलाइन पढ़ाएं, और बच्चों को हम 3 साल तक झक मारने के लिए घर नहीं भेजें। पहला दिन से ही, अगर ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग में जाना है तो पहले दिन से ही उनको बड़े बड़े जो शोरूम है गाड़ियों के, या छोटे भी रिपेयरिंग सेंटर है जिनके मिस्त्री बड़ा प्रशिक्षित होते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, तो उन्हीं पर हम लड़कों को जोड़ दें ताकि एक दल तैयार हो। और आप बताएं कि 3 साल तक केवल मौखिक प्रशिक्षण लेकर, 1 महीने का ट्रेनिंग, और 3 साल में तीनों साल पढ़ाई ऑनलाइन हो, केवल 1 घंटा, और 7 घंटा प्रैक्टिकल हो उसका उसी दुकान में, चाहे जहां भी हो। तो मान लीजिए होटल की बात है, भारत में होटल उद्योग बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है। अगर हम होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, इस सब की, हाउस कीपिंग की पढ़ाई करें, तो कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थी +2 करके आया, 1 घंटा तो वो चाहे उसी होटल में अपने घर पे सीख लिया, और 7 घंटा होटल में काम कर रहा है। इससे फायदा ये है कि अगर मुफ्त में मिल जाता है, ऐसे अगर 30,000 रुपया कोई लेगा, आदमी ट्रेड है सो, और ये भी अगर है, तो होटल वाले लोग ज्यादा बहाल नहीं करते, पैसा लगेगा। लेकिन अगर BVOC वाले विद्यार्थी भी उसी होटल में काम भी कर रहे हैं फ्री में, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के लिए तो पैसा मांगता है लोग,
ट्रेनिंग के लिए तो पैसा मिलेगा नहीं, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो आप देखिए कि एक एक होटल में एक्स्ट्रा कम से कम 10-12 लोगों को रख लेगा लोग, उससे उत्पादकता बढ़ेगी। होटल में जो लोग आएंगे उनको अच्छा लगेगा कि हमें सेवा करने के लिए बहुत लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भी है कि आपने कहा चाहे जो पढ़ाई हो उसको BVOC में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, ऑनलाइन शिक्षा भी होगी और 3 साल के बाद उनको BVOC की डिग्री मिलेगी। इस कोर्स की सबसे बड़ी खूबी है कि इसको मॉड्यूलर प्रोग्राम करते हैं कि 6 महीना के बाद अगर कचरा प्रबंधन ही है, गार्बेज मैनेजमेंट, BVOC गार्बेज मैनेजमेंट में, त्यागी साहब जी सर, तो हाँ, गार्बेज मैनेजमेंट में क्या होगा कि अगर 6 महीना के बाद उनको सर्टिफिकेट इन गार्बेज मैनेजमेंट मिलेगा जी, और 1 साल के बाद डिप्लोमा मिलेगा गार्बेज मैनेजमेंट का, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल के बाद BVOC डिग्री मिलेगी, बैचलर डिग्री। उसी तरह से कोई एक BA अगर है, MA में पढ़ना चाहता है, मान लीजिए MVOC, उसका नाम है MVOC, प्रदूषण नियंत्रण में करना चाहता है। तो प्रदूषण नियंत्रण में यह है कि जितना भी प्रदूषण नियंत्रण के यंत्र है, भारत में अरबों रुपए का मशीन लग चुका है, ये खराब हो गया है। उद्योग में जाए, प्रदूषण फैल रहा है, कोई अफसर पूछेगा कि भाई ये तुमने मशीन लगाई है, चल रहा नहीं, खराब हो गया, आप ठीक करा दीजिए। वो कहा मुझे, मैं तो उतना ज्ञान नहीं, मैं तो कोई पैसा वसूलने आया हूं तुमसे, तुम कोई पैसा दे दो हमको, तुम्हारा बंदी है, कोई बात नहीं है। ये तो इतनी तो गिरावट आ गई है, तो हमें इन सबको हटाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। मुझे शर्म आती है इन बातों को बोलते हुए, लेकिन ऐसा है। तो कहने का मतलब ये कि प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में अगर प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों के निर्माण, उनके रख रखाव के लिए या वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी जो उपकरण है उनके निर्माण के लिए, रख रखाव के लिए अलग से दल तैयार किया जाए, तो हर साल कम से कम 20-25 लाख लोगों का जुगाड़ हो सकता है, नौकरी का या उद्यमिता का भी हो सकता है, रोजगार सृजक भी बन सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। आज के लिए इतना ही। मैं संदेश देता हूँ कि बच्चे आगे बढ़े और सरकार भी अलग ढंग से सोचे, जनता भी सोचे, समाज सेवी भी अलग ढंग से सोचे, विश्वविद्यालय भी सोचे और विद्यार्थी भी सोचे और मिल करके एक ऐसा रास्ता बनाए कि कोरोना काल को एक अवसर के रूप में बदल के हम एक ऐसा भारत का निर्माण करें जिसमें रोजगार याचकों की संख्या बहुत घट जाए, रोजगार सृजकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़े, ताकि दुनिया भर में लोग नाम कमा सकें और जो भारत में जितने हमारे उत्पादन होंगे उसे दुनिया भर में बेचा जाएगा, क्योंकि चाइना को लोग बाइकआउट कर गया है। इसको अगर नहीं एक्सप्लॉइट हुआ अभी, तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी मौका है, भगवान ने मौका दिया है, इसीलिए यह तभी होगा जब प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा, ऑनलाइन प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा, डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज पूरा समय दिया और आपने विस्तार से उन सब बातों को समझाने की कोशिश की जो हम कई सत्रों में पहले भी कर चुके हैं। इस समय पर हमने जो देखा कि 2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार तुरंत उपलब्ध है देश में, आज उस बात पर भी आपने मोहर लगाई है। हमारा कचरा प्रबंधन में ही आपने 50 लाख रोजगार बताए हैं, यानी प्रकृति, पर्यावरण, ऑर्गेनिक खेती, जो जिसको जैविक खेती कहते हैं, और फिल्मांकन, यानी इन सब पर फिल्म बने, फिल्मांकन हो, फिल्म एजुकेशनल फिल्में बने, इन सब को मिलाकर इस समय पर आज के समय में 2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार का अध्ययन, सर मैं स्वयं अपनी रिसर्च के अनुसार आपको बता रहा हूं, 2 करोड़ इस समय रोजगार है। बशर्ते हमारे युवा इस ओर जागें, समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर आपको कष्ट देते रहेंगे, इसी तरह आपको अपने सत्रों में बुलाते रहेंगे। 1008 सत्र हम इन्हीं भिन्न भिन्न विषयों पर कर रहे हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमें आगे भी समय देंगे अगले नए विषय के साथ, और बाकी सब जितने भी आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे युवा हमारे, उन सबको भी आपकी प्रेरणा मिलती रहेगी जो भी लेना चाहेंगे। और युवाओं के लिए ये संदेश है कि हमें आगे बढ़ना होगा, किसी भी कीमत पर बढ़ना होगा, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु बना रहे हमेशा के लिए, ऐसी शक्ति हमारे युवाओं में है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज का ये सत्र हम यही समाप्त करेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सत्र में एडवांस में स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद जी, प्रणाम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MS सेल कॉर्पोरेशन। सभी तरह की गारमेंट, मास्क एवं PPE किट एसेसरीज जैसे इलास्टिक, बटन, लेस, कोटा, बेंच कॉर्ड आदि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए संपर्क करें। MS सेल कॉर्पोरेशन, गोविंदपुरी, नई दिल्ली। फोन नंबर है 9013666652।